नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लेबर माइग्रेशन फ्रॉम बिहार। मतलब बिहार से जो श्रमिकों का प्रवास होता है बाहर कमाने के लिए, रोज़गार की तलाश में, बहुत सारे कारणों से जो श्रमिकों का प्रवास होता है उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन आखिर होता क्या है। तो आप सिंपली वे में समझ सकते हैं कि माइग्रेशन ज्योग्राफी में बेसिकली ये होता है कि ह्यूमन का एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट, यानी मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है रहता है तो उसको प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सामान्य शब्दों में अगर हम समझें तो जनसंख्या स्थानांतरण का तात्पर्य होता है कि अधिवास स्थल का परिवर्तन। लेकिन ईस्ट वेस्ट रिसर्च सेंटर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जब अपने अस्थायी अधिवास क्षेत्र से 7 रात्रि बाहर किसी अन्य स्थान पर बिताता है तो उसकी पहचान एक स्थानांतरित जनसंख्या के रूप में होती है। अब यह जनसंख्या जो है दोनों तरह का हो सकता है, या तो वो स्थानांतरण परमानेंट हो या टेम्प्रोरी हो, यानी अस्थायी हो या अस्थायी हो। और यह जो स्थानांतरण होता है उसमें एक निश्चित उद्देश्य छिपा होता है। अनादिकाल से ही मानव समूहों का विचरण होता रहा है। बिहार में भी काम की तलाश में मजदूरों का पलायन एक लंबा इतिहास रहा है। और ये विचरण जो है ये मानव भूगोल में जनसंख्या विचरण की विकसित प्रवृत्तियों की पहचानना और प्रवास के रूप में इसे इंगित किया गया है। इसके पूर्व के विचरण को प्रजातीय विचरण कहा जाता था, क्योंकि इस विचरण में मानवीय समूह मूलतः प्रजातीय समूह के रूप में होता था। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी जो है प्रारंभ काल से ही जो है लंबा इतिहास रहा है कि मनुष्य या यहाँ के जो लोग थे वो ये स्थानांतरित होते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। कहने का मतलब है कि यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद जो एक विकसित विचरण का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मेन जो पैटर्न था वो गंतव्य स्थल पर आधारित था। भूगोलवेत्ता हैगर स्टेंट के अनुसार कि आधुनिक जनसंख्या स्थानांतरण स्रोत और गंतव्य के बीच अंतराकर्षण का परिणाम होता है। कारण क्या था कि परिवहन बढ़ा, संचार बढ़ा, सूचना का साधन बढ़ा। इससे जो है सुदूर अवस्थित गंतव्य के विषय में भी पर्याप्त जानकारी संभव हो पाई और उसी जानकारी के आधार पर स्थानांतरण की दिशा तय हुई, उसका उद्देश्य तय हुआ, उसकी समय तय हुआ और उसका अवधि निर्धारित किया गया। कई सारे समाजशास्त्री और भूगोलवेत्ता के अनुसार जनसंख्या स्थानांतरण के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। और वो जो 2 प्रमुख कारण हैं वो ये कारण हो सकता है कि एक पुल फोर्स होगा, जो पुल फोर्स जो होगा डेस्टिनेशन के तरफ से आएगा, और पुश फोर्स जो होगा वो सोर्स की ओर से आएगा। और पुल फोर्स की उत्पत्ति क्या होगा कि जहाँ पे गंतव्य स्थल होगा, और पुश फोर्स जैसे मैंने बताया स्रोत केंद्र पे होता है। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पुश फोर्स का कारण होगा कि जनसंख्या दबाव हो सकता है जिसके कारण खाद्यान्न में कमी हो सकती है। सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या भार अधिक हो सकता है। ये सब रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमिक में आपका जो है आर्थिक कारक में बेरोजगारी हो सकता है, कम मजदूरी हो सकता है, आर्थिक स्रोत प्रॉपर नहीं अवेलेबल हैं, ये एक रीजन हो सकता है। सोशल कल्चरल रीजन में प्रजातीय, धार्मिक, जातीय एवं सामुदायिक कारण हो सकते हैं। जैसे भारत पाक का अगर विभाजन की बात करें तो वो भी एक तरह से सांस्कृतिक कारण ही था, जिसमें एक बहुत बड़े स्तर पे जो है स्थानांतरण हुआ। सेम कंडीशन पश्चिमी यूरोप में भी हुआ था अन्य क्षेत्रों में, जब प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों का स्थानांतरण हुआ था। उसके अलावा जो है आपका एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आजकल हो रहा है स्थानांतरण का। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कहीं पे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो इस तरह के कंडीशन जो है वो सोर्स क्षेत्र पे कार्य करते हैं और विवश करते हैं वहाँ के लोगों को दूसरा गंतव्य स्थल ढूंढने के लिए। और गंतव्य स्थल पे क्या होता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सुरक्षा मिलता है, स्थायित्व और स्वतंत्रता मिलता है। तो ये सारे कारक जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप होते हैं और इससे जो है माइग्रेशन संचालित होता है। अगर हम बिहार के माइग्रेशन का इतिहास देखें, जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि 19वीं सदी के समाप्त होते होते एक चेंज आया था यहाँ के बेसिकली जो बिहार की जो जनसंख्या का जो माइग्रेशन हुआ था। जैसे हम जानते हैं कि बिहार जो है एक तो उर्वर वाला भी क्षेत्र है और दूसरा कि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो अंग्रेज़ों की परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में जो आया और अन्य औपनिवेशिक कानून के कारण उसका हाल बेहाल हो गया था। उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे, वर्ष दर वर्ष अकाल पड़ने लगा था, लोगों के पास रोजगार के कोई और अवसर नहीं था। तो
स्थानांतरण ही एकमात्र बच गया था। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो बिफोर कोलोनाइजेशन के पहले जो है लड़ाका जनजाति होती थी, जो बेसिकली मुग़ल सेना में भर्ती किया जाता था, और बाद में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जारी रखा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, तो बिहार में के मज़दूरों को वो चाय बागान में, बंगाल के मिलों में, जो है निर्माण कार्य में, या विदेशों में भी बागानों को काम करने के लिए श्रमिक की आपूर्ति बिहार से होती थी, जिसमें आप अक्सर देखते होंगे, जिसमें मॉरिशस की हम चर्चा कर सकते हैं गन्ना की खेती के लिए, या त्रिनिदाद एंड टोबैगो की चर्चा करते हैं। तो ये सब क्या था, इसी दौरान जो है ये माइग्रेशन हुआ था, ना सिर्फ राष्ट्र के स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। जब आज़ादी मिली उसमें हरित क्रांति और जो है एक डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ। बिहार चूँकि उतना डेवलप नहीं था, तो लिस्ट डेवलपमेंट के कारण यहाँ के ज़्यादातर मजदूर जो है वो चले गए पंजाब और हरियाणा, और हरित क्रांति के दौर में जो है निवेश में तेज़ी के कारण प्रमुख केंद्र भी वहाँ पे उभरे, तो वो जो है एक अलग दौर शुरू हुआ पंजाब और हरियाणा साइड में लेबर माइग्रेशन का। वर्तमान समय में जो मुख्य गंतव्य स्थल बना हुआ है उसमें आप महाराष्ट्र को ले सकते हैं, दिल्ली के राजधानी क्षेत्र को ले सकते हैं, कर्नाटक, गुजरात को ले सकते हैं, जहाँ नए नए औद्योगिक केंद्र उभर कर आ रहे हैं। वो जो है बहुत हद तक वर्तमान समय में कारण बन रहे हैं गंतव्य स्थल का। एक सिंपल मैंने एक रिसर्च से यहाँ पे रखा है, जिसमें नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेफरेंस भी दिया हुआ है। इसमें यही कहा है कि जो है 1990 के दशक के बाद सर्वाधिक केंद्र जो बना वो बिहार बना। लगभग 44 से 50 लाख बिहार मजदूर देश के अन्य भागों में काम करते हैं, और एक ISD के अध्ययन के अनुसार 7 जिलों जहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया था, जो सैंपल जिले थे, उसमें 58% परिवार ऐसे थे जहाँ कम से कम एक व्यक्ति प्रवास पे था। कुल कामगारों में प्रवासी कामगारों का प्रतिशत जो था, जो कि 1999 में 16 था, वो जो है 10 साल बाद बढ़ के लगभग 25% हो गया, यानी कि हर 4 व्यक्ति में से एक प्रवासी श्रमिक है। तो दूसरी तरफ जो है 7 जिलों में जो औसत सर्वाधिक प्रवासी मजदूर भेजने वाला जिला जो था उसमें गोपालगंज है, जिसमें 71.8%, मधुबनी में 71.8%। उसी के हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी के हिसाब से 17 जिलों में ग्राम पंचायत सर्वेक्षण में अररिया में प्रवासी मजदूरों का प्रतिशत लगभग 50% है, से अधिक ही है, 53%। पूर्णिया में 48, शिवहर में 47, मुंगेर और गया में 44% है। और जैसा मैंने प्रारंभ में भी बोला कि लोकप्रिय जो गंतव्य स्थल है वो दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र बना हुआ है, और जो मुख्य सेक्टर जहाँ वे काम करते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। मतलब रोजगार की तलाश में बिहार से पलायन जो है एक सबसे प्रमुख कारण माना जा सकता है। अगर कारणों की हम चर्चा करें तो काम के लिए लंबी दूरी प्रवास जो है, और जो है मैक्सिमम आप देखेंगे कि पुरुषों का ही होता है, महिलाओं का बहुत ही कम है। एक अध्ययन के हिसाब से उसमें लगभग वो प्रतिशत 23% ही है जहाँ पे ये अध्ययन हुआ था। बाढ़ग्रस्त जो कोसी क्षेत्र है वहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, जिसमें सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब रीजन से भी काफ़ी बड़े मात्रा में जो है मज़दूरों का पलायन होता है, और उसका मुख्य मकसद होता है रोज़गार की तलाश। अगर हम बात करें एक नेशनल सैंपल सर्वे की, 2008 में इनका सर्वे हुआ था, जिसमें ये इन्होंने कहा था कि काम की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले कुल मज़दूरों में से 79% गाँव से गाँव में जाते हैं। सिर्फ 12% बिहारी मजदूर गांव से शहर में नौकरी की तलाश में जाते हैं। हालांकि IHD के अध्ययन में एक अलग बात कही गई, और उसमें जो है इसको कहा गया कि 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 के हिसाब से ज़्यादातर लोग जो है शहर की ओर जाते हैं, और जो है ये पैटर्न एक तरह से चेंज हुआ है। उसी हिसाब से अगर बिहारी मजदूरों की बात करें तो बिहार में काम करने के लिए सबका अनुभव अपना अलग अलग है। राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों का अनुभव सामाजिक आर्थिक दशा पर निर्भर करता है कि किस जिले का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, और उसके पास कितनी ज़मीन है। उस आधार पे जो है वो एक आधार बनता है कि वो दूसरे जगह पे जो जाता है तो किस तरह की मजदूरी करता है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक जो है एक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल पैदा करता है बिहारी माइग्रेशन का।
हालांकि उनको जो है कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आज वर्तमान समय में जो आप देख पा रहे होंगे, कोरोना संक्रमण के इस काल में जो मज़दूर बिहार और यूपी के जो मज़दूरों की हालत हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो है इसके प्रभाव को और इनकी संख्या को स्पष्ट करता है। रजिस्टर्ड 28 लाख जो है मज़दूर माने जा रहे हैं कि बिहार से बाहर हैं। तो ये सब जो इतनी बड़ी एक तादाद है, लगभग 6 से 7 माना जाता है एक स्टडी के अनुसार कि पूरे बिहार में 6 से 7% आउट माइग्रेंट्स हैं। तो ये जो आउट माइग्रेशन या ये जो रोज़गार की तलाश कहें या शिक्षा की के कारण कहें या हेल्थ सर्विस, जो भी कारण रहा हो जिसके कारण से वो लोग एक लंबे समय से बाहर मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस संदर्भ में जो है एक बहुत ही बड़ा दायित्व तो बनता है ना सिर्फ सरकार का बल्कि प्रशासन का भी, कि वो जो है मज़दूरों को एक अच्छा माहौल पैदा करे या प्रदान करे, ताकि जो है वो लोग अपने कार्य को अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में इनका भी योगदान को कमतर आंका नहीं जा सकता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक की, तो ये दोनों प्रॉब्लम लेबर माइग्रेशन का, ये जनसांख्यिकीय प्रभाव दोनों जगह आपको स्पष्ट होता है, ना सिर्फ डेस्टिनेशन यानी गंतव्य क्षेत्र पे बल्कि स्रोत क्षेत्र पे भी। अगर यहाँ से ज़्यादा आप एक आंकड़ा देखेंगे तो सिवान और गोपालगंज में सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो प्रवासी है। तो दूसरा चीज़ कि यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज होता है। यहाँ पे मैक्सिमम पुरुषों की जनसंख्या अगर कम होगी तो वो एक समस्या है। जहाँ पे जाते हैं अगर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो जो है वहाँ पे एक जनसंख्या प्रेशर होगा। जैसे दिल्ली को आप ले लें, मुंबई को ले लें, वहाँ पे एक अलग से जनसंख्या प्रेशर है और उसका यही रीज़न है माइग्रेशन। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी तो दोनों जगह का जो है चरमराता है, क्योंकि यहाँ पे मज़दूरों का अगर माइग्रेशन अधिक मात्रा में हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है स्रोत क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समापन तो हो जाता है, लेकिन गंतव्य क्षेत्र में अगर अधिक से अधिक लोग आएंगे तो वहाँ पे फिर रोजगार संबंधी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं देखने को मिलती है। दूसरी ओर कि यहाँ पे जो है मज़दूरों की कमी होने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है अन्य कृषकों को या अन्य उद्योगपतियों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। उसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपसी सद्भाव जो है बिगड़ता है। सांप्रदायिक, जाति और राष्ट्रीयता के नाम पर तनाव उत्पन्न होते हैं। इन्वायरमेंटल कई सारे होते हैं कि अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति ना हो तो धीरे धीरे जो है स्लम्स डेवलप होने लगते हैं और उस स्लम्स में संरचनात्मक अभाव होता है, जिसके कारण से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, और अनेक तरह की समस्याएं होती है और हेल्थ प्रॉब्लम भी इससे जुड़ जाता है। राजनीतिक प्रभाव की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत हद तक जनसंख्या का जो स्थानांतरण होता है वो राजनीतिक निर्णयों से भी प्रभावित होता है। अगर कोई राजनीतिक सह प्रशासनिक निर्णय उचित नहीं है और वहाँ के लोगों के विकास और वहाँ के लोगों के सतत विकास पे फोकस नहीं कर रहा है तो मजबूरी हो जाती है लोगों का पलायन। और उस संदर्भ में जो है कहीं ना कहीं गरीबी से बाहर निकलने के लिए लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है काम के लिए। अगर उनको सार्वजनिक सेवा मुहैया कराने वाली व्यवस्था को की क्षमता को दुरुस्त कर दिया जाए, जिसमें प्रवासी मजदूरों के परिवार को भी शामिल किया जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक वो पाबंदी और घर से बाहर के लोगों की बातचीत करने की मनाही होती है उनको। स्थानीय प्रशासन को पुष्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए तो शायद इस पलायन को रोका जा सकता है। हम इसके लिए शिक्षा बढ़ा सकते हैं, कामगार संसाधन केंद्र जो है स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए जो है अलग से हेल्पलाइन जारी कर सकते हैं। तो ये जो स्रोत और गंतव्य का सहयोग है, इसके माध्यम से कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। तो कहने का ओवरऑल तात्पर्य यही है कि प्रवासी कामगारों को भी एक मर्यादित जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि उनका योगदान अर्थव्यवस्था में काफ़ी है और उसे हम किसी भी हालत में कम करके नहीं आंक सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि कार्यस्थल पर ही ना सिर्फ उनके लिए जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जो है उनकी श्रम दक्षता को बढ़ाया जाए, उनके बीमारी से लेके हर तरह के इलाज की सुविधा की जाए, जबकि
सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, बल्कि ये भी ज़रूरत है कि जहाँ वो रह रहे हैं उस स्थान को भी स्वच्छ बनाया जाए, मर्यादित बनाया जाए। और जो एक भेदभाव है और जो एक आर्थिक विषमता या जो सामाजिक तनाव को जन्म दे रहा है, इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तभी जो है बहुत हद तक इस माइग्रेशन को रोका जा सकता है। और अगर माइग्रेशन होता भी है तो आपसी सहयोग से, स्रोत और गंतव्य क्षेत्र के आपसी सहयोग से इसे बहुत बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये चीज़ जो है और ज़्यादा उभर कर सामने आए। तो बेहतर यही है कि हम वर्तमान समय की चीज़ों से सीख लें और इसको और बेहतर बनाएं, ताकि जो लोग भी बाहर काम करते हैं या जो आपकी अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं वो आगे भी करें और बेहतर देश के विकास में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।